ऐसे देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री, जब मैंने आपको बताया तो क्या कहा था, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यही ना। एक था एंशियंट, उसके बाद आया मेडिवल, और उसके बाद आया मॉडर्न। यही 3 हिस्से हम लोगों ने बनाए थे। एंशियंट में मैंने आपको बताया था कि एंशियंट में हम लोग 2 मिलियन बीसी से लेकर 1200 एडी तक पढ़ते हैं। और इसी में फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईवीसी, इंडियन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक एज। और वैदिक में भी क्या पढ़ते हैं, एक तरह समझिए तो ऋग्वैदिक पीरियड, और इधर पढ़ते हैं लेटर वैदिक। और इसी लेटर वैदिक में हम लोगों ने किसको पढ़ा, मौर्य को पढ़ा। मौर्य अम्पायर यानी कि कैसे मगध आगे बढ़ा, तो फिर उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री आई, मौर्य की आई। मौर्य से लेकर हम लोगों ने फिर उसमें क्या, अरे जैसे सबसे पहले हर्यक आए थे, हर्यक के बाद बाकी और कौन आए, तो ये सब करते करते हम लोगों ने पहुंचा था किसको, अंत में गुप्ता तक पढ़ा था। ये हम लोगों ने एंशियंट में पढ़ा था, ये हम लोगों ने पूरा एंशियंट में पढ़ा था। ठीक, एंशियंट के बाद फिर हम लोगों ने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ा। तो मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ा तो हमने कहा कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। वो चेंज था फ्यूडलिज्म का, एक नया सिस्टम आया था फ्यूडलिज्म। और ये जब सिस्टम प्रोमिनेंट हुआ तभी हम कहते हैं कि हाँ, एंशियंट से हम मेडुअल हिस्ट्री की तरफ आ गए, यानी मध्यकालीन भारत जिसको हम लोग कहते हैं, या फ्यूडलिज्म कहिए, इसको कहिए फ्यूडलिज्म को हिंदी में सामंतवाद क्या कहते हैं, सामंतवाद कर लीजिए, या जमींदारी प्रथा, सामंतवाद, यही सब। होने की शुरुआत तो हम लोगों ने सातवाहना के टाइम पर ही देख लिया था, लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं हुआ था। अब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ था, सामंतवादी व्यवस्था। और ये टाइम पीरियड हम लोग जो मेडुअल हिस्ट्री की रखते हैं वो रखते हैं 1200 एडी से लेकर 1707, यानी कि औरंगजेब की डेथ तक। और इसको फिर हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा था। एक बांटा था क्या, अर्ली मेडुअल, और दूसरा बांटा था मेडुअल। यही किया था। अर्ली मेडुअल पीरियड कब से कब तक था, तो ये था 600 एडी से लेकर 1200 एडी तक। और मेडुअल क्या था, 1200 एडी से लेकर कब तक, टू 1707 तक, ये किया था। फिर अर्ली वाले को फिर हम लोगों ने डिवीजन किया। अर्ली वाले का जो ये 600 से लेकर 1200 तक है, फिर हमने इसको क्या किया, 600 एडी से लेकर कब तक, 750 एडी। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, 750 एडी से लेकर 1000 एडी तक। और फिर 1000, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक। ये हम लोगों ने अर्ली मेडुअल की कहानी कही थी, ये पूरे पूरे 600 साल। और इसमें फिर हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने देखा था क्या, यहाँ पर पुष्यभूति थे, यहाँ पर मौखारीस थे, और मैत्रकास थे, नॉर्थ इंडिया में इस पीरियड में। साउथ इंडिया में कौन कौन थे, तो साउथ इंडिया में पल्लवाज थे, चालुक्यास थे, और पांड्यास थे। और वर्ल्ड में कौन कौन थे, बाइजेंटाइन अम्पायर था, सैसनीज थे, और रसीदियन थे। ठीक, इसके बाद 750 के बाद नॉर्थ इंडिया में फिर एक फेज ऑफ चेंज आता है। तो यहाँ पर अब कौन आएंगे, प्रतिहाराज, पालाज,
एंड राष्ट्रकूटाज। और इन्हीं तीनों के बीच में क्या होता है, कन्नौज को लेकर ट्रिपेटाइट स्ट्रगल होता है, वो भी हमने देखा था। और साउथ इंडिया में पाला, चालुक्याज और पांड्याज अब डोमिनेंट नहीं रह जाते और यहाँ पर आ जाते हैं कौन, इंपीरियल चोला। और ये इंपीरियल चोला श्रीलंका से लेकर जावा, सुमात्रा और कहाँ जावा, सुमात्रा वगैरह एरिया पर ये लोग अपना कंट्रोल करते हैं, ताकि कंबोडिया वगैरह तक पे इनका कंट्रोल ये लोग कंट्रोल करते हैं। कौन, इंपीरियल चोला। इन्हीं के लिए कहा जाता था कि बे ऑफ बंगाल इनके लिए चोला लेक के रूप में देखा जाता था। और इधर इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड में क्या आया, तो यहाँ पर आए अब्बासिद एम्पायर, ये हमने लिखा। और जब 1000 से 1200 के बीच में आए तो हमने देखा कि अब ये ट्रिपेटाइट स्ट्रगल से इतने वीक हो गए कि इनके फ्यूडेटरीज अब प्रोमिनेंट हो गए। और वो प्रोमिनेंट फ्यूडेटरी जब आगे बढ़े तो वहाँ बना क्या, राजपूत किंगडम बना। तो 1000 से लेके 1200 के बीच में क्या थे, यहाँ पर राजपूतों का राज हुआ नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कौन आए, तो हमें पता है कि यादवाज आए थे, ककतियाज आए थे और होयसलाज आए थे। और होयसला के बारे में देखिए, अभी एक मंदिर होयसला के द्वारा बनाए गए मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वो कौन सा मंदिर है, वो आप देखिए करंट में आपका वो टॉपिक है। और भारत का कौन से नंबर का है, 31 है कि 41 नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। इस चीज़ को भी आप जाकर देखिए कौन से और कहाँ पर वो मंदिर स्थापित है। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ये आपका करंट का है। और यहाँ पर वर्ल्ड में यानी कि इसका मतलब कि वर्ल्ड में वो घटनाएं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही थी उनको देख रहे थे। तो वो कौन से थे, यहाँ पर गजनवीद आए थे, उसके बाद ख्वारिज़म आया था और फिर घुरीद आए थे। तो गजनवीद में इन्होंने पहले अटैक करते थे, लूटपाट करते थे, लौट जाते थे। ख्वारिज़म कुछ खास हुए नहीं। और घुरीद जब हुए, घूर वाले, तो वो ऐसा हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो घूर में मोहम्मद गौरी डेवलप हुआ, तो वो मोहम्मद गौरी इंडिया की तरफ अटैक करेगा। तो फिर हमने देखा कि अब 1200 तक पढ़ने के बाद फिर हमने कहा 1200 एडी से लेकर 1707 वाला सीई, 1200 एडी से लेकर 1707 ईदी, इसको कहा हमने कि एक्चुअल मिडुअल इंडिया यही है, ये अर्ली। लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से यहाँ के तार जुड़े हुए हैं। और फिर यहाँ पर हमने टाइम डिवीजन किया, क्या, 1200 एडी से लेकर 1500 एडी तक। और ये टाइम दूसरा था 1500 एडी से लेकर कहाँ, 1707 एडी तक। और नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पीरियड में क्या था, 1206 से लेकर 1526 तक कौन था, दिल्ली सल्तनत। और साउथ इंडिया में कौन आया, एक आया विजयनगर और आया बहमनी, ये आया। और वर्ल्ड में उस वक्त किसका असर हम लोग के ऊपर पड़ा, तो मंगोलों का असर पड़ा और तिमुरिड का असर पड़ा। क्योंकि तैमूर ने भी आया था, मंगोल चंगेज खां भी आया था, तो वो तो खैर लौट गया। और फिर तैमूर भी आया था। और हमने देखा था किस तरह से मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बुरी तरह से, उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली के आसपास बसाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बुरी तरीके से मंगोलों का नरसंहार किया, वो भी हमने पढ़ा। और फिर यहाँ पर 1500 के बाद 1526 से किसकी शुरुआत हो गई, मुगल एम्पायर की। कब तक, 1707 तक ये था। और बीच में 10 साल 15 साल के लिए कौन आ गए थे, सुर एम्पायर भी आ गया था। और इसी में 1680 या 1676 से कह लीजिए या 1637 से कह लीजिए, जब से शिवाजी का उदय हुआ, तो यहाँ पर आ गए थे मराठाज। इनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है।
अच्छा हाँ, मुगल अंपायर के साथ साथ कुछ राजपूत भी यहाँ पर क्या हो गए थे, अपने इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो वो उन्हीं के साथ हम लोगों ने उनको पढ़ लिया। ठीक है, और वर्ल्ड में उस वक्त जो कुछ हो रहा था उससे हम लोग को कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े मेडुअल इंडिया में, हम लोगों ने इतने टॉपिक्स पढ़े। किसको किसको पढ़ा, तो मेडुअल इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा पुष्यभूति को, मौखारिज को, मैत्रकाज को। उसके बाद पढ़ा पल्लवा को, चालुक्य को, पांड्या को। ठीक, बाइजेंटाइन का हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि बाइजेंटाइन अंपायर कैसे बना, तो ओटोमन अंपायर टूटा तो बाइजेंटाइन, दो हिस्सों में टूटा तो बाइजेंटाइन वगैरह बना, वो हम लोगों ने उसको बस उतना जाना जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आने वाला था। उसके बाद फिर हमने किसके बारे में, प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा। इसे हमने देखा कि पुलकेशिन ने कभी महेंद्र वर्मन को हराया, कभी महेंद्र वर्मन के बेटे ने पुलकेशिन को हराया। तो वो पूरी कहानी हम लोग है क्या, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल कन्नौज के लिए। और इधर रहे इम्पीरियल चोला, तो इसमें हम लोगों ने देखा राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये सब हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने राजपूताना में देखा कैसे राजपूताना डेवलप हुए, जिसमें कौन कौन थे, सोलंकीस थे, तोमर्स थे, और क्या कहते, चौहान्स थे, और परमार थे, चंडेलास थे। तो उस तरह से कैसे राजपूताना डेवलप हुआ, और बाद में ये आपस में ही लड़े, लेकिन उसमें सबसे मजबूत कौन थे, पृथ्वीराज चौहान सबसे मजबूत बन के उभरे, और दिल्ली में उन्होंने लाल कोट और की स्थापना भी की, दिल्ली का सबसे पहला किला। ठीक है, तोमरों को हरा कर जीता। उसके बाद फिर हम लोगों ने यादवाज वगैरह की कोई खास उतनी बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन हाँ बादामी के चालुक्य वगैरह को थोड़ा हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आ गए ये चलो क्या करें, यहाँ तो ककतिया वगैरह या होशला वगैरह हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा, कुछ खास नहीं। हाँ, गजनवीज और घुरीद के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि गजनवीज का इम्पैक्ट इंडिया पर आया था महमूद गजनी के रूप में, और घुरीद में मोहम्मद गोरी के रूप में। ठीक है, और वही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड को में बैटल ऑफ तराइन में हराकर क्या किया, 1206 में सॉरी 1191 में हराया बैटल ऑफ तराइन। फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, लेकिन असली वारिस हम लोग मानते हैं कहाँ से, इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में था, इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई थी। तो दिल्ली सुल्तनत का असली वारिस या संस्थापक हम लोग मानते हैं इल्तुतमिश को, लेकिन शुरुआत कब से हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ये भी हमने देखा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि कैसे क्या कहते हैं, यादवाज वगैरह इतना कुछ खास नहीं था, ये गरीब वगैरह के बीच का रिलेशन। फिर हमने दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि ये क्या था, एक तरह से गुलाम वंश था, गुलाम वंश का फिर खिलजी वंश आया, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। ठीक है, और बीच में तुगलक भी आए थे, तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, वो भी हमने पढ़ा। फिर विजयनगर अंपायर कैसे बना, तो हरिहरा बुक का। और इधर बहमनी कैसे बना, तो जो अफगान नॉवेल्स थे उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करके बहमनी किंगडम बनाया, बाद में बहमनी टूट गया, तो फिर बेरार, बिदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ये 5 हिस्सों में टूट गया। और इधर मंगोल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत जो भी दिल्ली सल्तनत के ऊपर पड़ा वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने आ गए दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में आ गया कौन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। तो मुगल से लेकर हम लोगों ने लास्ट लेटर मुगल्स तक देखा, मराठा तो राइज ऑफ मराठा से लेकर अंतिम पेशवा तक देखा। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं मेडुअल इंडिया में, और हर किसी का किसका किसके साथ रिलेशन था, किसका किसके साथ क्या कंपैरिजन था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या उसके रूलिंग को लेकर या लैंड रेवेन्यू को लेकर, किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर करके क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है ना।
तो इतनी चीज़ें आपको मेडुअल इंडिया में पढ़नी थी और इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। नवरत्न वगैरह भी देखे तो उसमें किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, किसकी क्या रचना की गई है, उसको भी छांट छांट के आपको क्या करने होंगे, शॉर्ट नोट बनाने होंगे। देने को तो मैं आपको पूरी लिस्ट एक बार में दे दूं कि एंशियंट इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का और एंशियंट और मिडवल इंडिया का सब का लिस्ट एक साथ दे दूं, एक साथ आपको सारे लिस्ट दे दूं, लेकिन फिर क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। जब एक बार आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए वो लिस्टिंग बनाने जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक बार फिर से आप उन नोट्स को पढ़िएगा जो मैं लिखवाए हैं, और जब ये सब लिखवाए इसको पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। देखिए, इतना जब आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया ना, तो अब आपका काम है कि आप इसका शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बन गया तो फिर शॉर्ट नोट बनाने के लिए क्या, आपने फिर से इसको देखा और पढ़ा तो आपके शॉर्ट नोट बने। तो 2 बार रिवीजन हो गया, एक बार आपने डायरेक्ट देख के पढ़ लिया तो वो क्या हो गया, एक बार। दूसरी बार आपने क्या किया, देखा सब कुछ और उसका पॉइंट छाट के शॉर्ट नोट बनाया अपने शब्दों में, तो 2 बार रिवीजन हो गया। फिर क्या करना है, आपको यूपीएससी और अपने स्टेट के पीसीएस के पिछले 20 से 25 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाना है मिडवल इंडिया का, और टॉपिक वाइज पढ़ते जाना। क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखा तो आप 2 बार अगर आप उस चीज़ को पढ़ चुके तो आपके दिमाग में बैठ गई बात कुछ ना कुछ कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आप क्या करोगे, आप अब उसको सॉल्व करो। एक पेपर पर लिखा, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए, ऐसे करके आपने लिखा। फिर उसकी क्या किया, और ये भी देखा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का नंबर के आगे क्या किया, क्रॉस मार्क किया कि ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिमाग में आ रहा है कि शायद ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो ऐसे कर करके आपने क्या किया। अब जब इतना करने के बाद अब आप अपने नोट्स को यहाँ पर जब आप मिलाओगे जो आपको पढ़ाया गया है तो देखिएगा कि आपको 95% क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं नोट से मिलेंगे, ये श्योर है। ठीक है, और उसमें भी आपको मिलेगा कि जो पढ़ा दिया गया है, जैसा पढ़ाया गया है डिट्टो उसी बेसिस पर ही सवाल आपको मिलेंगे, उससे दाएं बाएं होके सवाल नहीं मिलेंगे। इतना करने के बाद फिर आपको कर देखना है कि अच्छा आपने कितना, आपने जो पढ़ा था उस बेसिस पे जो आपने टिक किया तो उसमें कितने सही हुए। फिर आप क्या करोगे, जाओगे अपने नोट्स खोलोगे, मेन नोट्स और शॉर्ट नोट दोनों, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको अपने नोट्स में ढूंढिए कि ये टॉपिक में ये चीज़ मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जैसे अकबर से कोई क्वेश्चन पूछा तो फिर अकबर में जाकर ढूंढा आपने कि हाँ अकबर में ये चीज़ लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है सर ने, वो मैच कराया तो यानी कि आपको मिला। तो जब इस तरह से आपने किया तो ये क्या हो गया, ये 4 बार रिवीजन हो गया आपका, एक बार सॉल्यूशन और एक बार उसको ढूंढना नोट्स में, 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो चीज़ मान लीजिए बाय द वे कहीं छूट गई, वो तो बहुत लेस चांस है, 1% चांस है कि छूटा हो, तो फिर वहाँ पर अपना स्टिकर से या पेंसिल से उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन 99% चांस है कि छूटेगा नहीं कोई भी ऐसी चीज़। तो ये जब आप इस तरह से कर लोगे तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की और अगर अपना स्टेट पीसीएस भी देना चाहते हो, तो दोनों के बेसिस पे आपको यहाँ पर पूरी की पूरी नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा, और इसी नोट से आप देखिएगा हर एक सवाल का आंसर आप करके आओगे। यही सबसे सही तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का। बार बार नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स 2 बार 3 बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ के उसका शॉर्ट नोट बना लिया, फिर शॉर्ट नोट पढ़ लिया, 3 बार हो गया, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और उसके बेसिस पे फिर से नोट्स को पढ़ा, 4 बार हो गया। उसके बाद फिर आप अपना जो जो पॉइंट्स आपको मिस हो रहा है, छूट रहा है, उस पॉइंट्स को फिर से एक बार पढ़ जाइए, तो 5 बार आपका हुआ।
अगर इतना आप कर लेते हो हर सब्जेक्ट का, तो समझिए फिर आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये श्योर है। और यही तरीका होता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने का, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया तरीका, कि पहले आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर दोबारा आपको क्या करना है, उन नोट्स को और वीडियोस को देखते हुए उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने जहाँ जहाँ जो रिलेट हो सकता है वो रिलेशन आपको बताया है। शॉर्ट नोट बनाने के बाद फिर आपने उसको पढ़ना है। इसके बाद आपको यूपीएससी या अपने जो भी स्टेट पीसीएस का जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो उठाइए, उसका 20 साल 25 साल 30 साल के क्वेश्चन पेपर, और देखिए उसमें क्या क्या सॉल्व आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका एक बार आपने सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उस हिसाब से आप उसको क्वेश्चन आंसर करोगे। उतना करने के बाद फिर आप उन टॉपिक्स को, जैसे जो सही हो गया वो तो ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन है। अब देखा कि हाँ पहला दूसरा ऑप्शन तो मुझे पता था, लेकिन जो सी वाला था और डी वाला था उसमें मुझे डाउट था, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना, आपको नोट्स में आना है, उस टॉपिक से उठाना है और खोजना है कि हाँ आपने नोट्स में उसको कहाँ पढ़ा था, तो आपके वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। और जो बिल्कुल नहीं आ रहा था उसको भी ढूंढना है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, तीसरी या चौथी बार रिवीजन हो जाएगा। और फिर जब इतना करने के बाद आपको फिर से अपने नोट्स पढ़ने हैं, और फिर नोट्स पढ़ने के बाद वीडियोस देखना, और नोट्स पढ़ने के बाद फिर आप क्या करोगे, जाकर फिर से सवालों को सॉल्व करोगे। तो ये ऐसे जब आप बार बार 1-2 बार कर लोगे तो देखिए फिर इसके बाद तो फिर आप अपना खुद ही क्वेश्चन बनाने लगोगे, अगर इतना इस तरह से अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया तो ये है एग्ज़ाम को निकालने का सही तरीका, कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है क्या आप उस लेवल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। आप बार बार वीडियो देखना, बार बार नोट्स पढ़ने से आपको चीज़ें तो याद होंगी, लेकिन क्या आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो कि नहीं, वो कब आएगा, वो तभी आएगा जब आप बार बार उसके क्वेश्चंस पेपर पुराने पीस सॉल्व किए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे। तो ये समझ में आ गया। तो कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बनाता रहूं और आपको और अच्छे वे में देने की कोशिश करूं। रिसोर्सेज अभी जुटा रहा हूं, रिसोर्सेज और हो जाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से वीडियोस मिलेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बस इतनी मेहनत करनी कि वीडियोस को लाइक करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी आपको मैं अपनी तरफ से इसे वीडियोस देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू very much, and once again please like the videos and subscribe the channel. Thank you very much.